Okay, so welcome to lecture 15 on atomic and molecular physics. And guys, what we will do here, actually, to move further in this lecture, first of all, let me see what we have done in the previous lectures. क्या कर चुके हैं अब तक, क्या कर चुके हैं, what we have done till now. देखो, first of all, we have studied the spectra of hydrogen atom and hydrogen like atoms. Hydrogen like atoms means spectra of He plus, lithium 2 plus and beryllium 3 plus and boron 4 plus. Or we can notice one important thing that all these were one electron systems. सबके सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे. हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, He प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन 4 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है. सही है. तो हमने अभी तक क्या किया कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रा स्टडी किया. और एक चीज़ और की है, वी हैव स्टडीड द फाइन स्ट्रक्चर इन दिस सिस्टम्स, फाइन स्ट्रक्चर इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है. बट नाउ दैट थिंग इज ओवर. तो अब आगे बढ़ना है. अब आगे बढ़ना है तो वहाँ पर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं. और जो फर्स्ट इस टाइप का एटम जो इंटरेक्ट होता है हमें से, दैट इज़ हीलियम. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है. उसके बाद लिथियम 3 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है. इस टाइप से आगे जो पढ़ना है वो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का स्पेक्ट्रा पढ़ना है. तो उस पर जाने से पहले एक मैनी पार्टिकल सिस्टम का जो बिहेवियर होता है वो कैसा है उसको देखना पड़ेगा. ठीक है ना. और क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, जो आपका मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है दैट इज ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम. जो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो आपको स्टडी करना है अभी इस मूवमेंट के बाद में, अभी तक तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर रहे थे, अभी मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे. तो दैट इज ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम. दैट इज ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम. ऐसा क्यों? सिस्टम ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मैनी इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा क्यों? देखो, एटॉमिक इज व्हाट? एटॉमिक फिजिक्स क्या है? एटॉमिक फिजिक्स इज ए अप्रोक्सीमेट वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टडी ऑफ एटम्स. ठीक है. एटॉमिक फिजिक्स इज व्हाट? ए अप्रोक्सीमेट वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टडी ऑफ एटम्स. ठीक है. तो ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है मैनी इलेक्ट्रॉन्स का. और एक बात, ये चीज़ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दिस मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब साइज, शेप और चार्ज, मास सबका सेम है. तो दिस इज ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. सो बिफोर मूविंग ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ, मतलब क्वांटम मैकेनिकल स्टडी ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मेरे को एक बार कुछ जनरल जो फीचर्स होते हैं मैनी पार्टिकल सिस्टम के, मैनी आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम्स के, तो उस पर बात कर लेनी चाहिए. सो इन दिस लेक्चर आई विल टॉक अबाउट आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड द क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. ठीक है. और इन द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल टॉक अबाउट इफ दिस सिस्टम बी ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन व्हाट, बिकॉज आवर मैन कंसंट्रेशन विल बी वेयर ऑन द सिस्टम ऑफ मैन इलेक्ट्रॉन्स. सही है. तो आई थिंक क्लियर है कि करना क्या है. ठीक. जनरल फीचर पे बात करेंगे अभी. एक इस टाइप के सिस्टम के एक जनरल फीचर की बात करेंगे, और जहाँ पर मैं मैंने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेके चलूँगा, मैंने पार्टिकल्स को लेके चलूँगा. ठीक है. क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स. ठीक है. तो देखो, चैप्टर का नेम क्या होगा? आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. वो क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. आइडेंटिकल पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमारा चैप्टर नेम. अभी रुक जाओ, लिखने दो मेरे को. चैप्टर नाम तो लिखो आप. ठीक है. आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? टॉपिक लिस्ट आउट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. जो मेरी अभी आपसे बात हुई है दैट इज इंट्रोडक्शन, बट वी विल राइट एंड वी विल सी स्टेप वाइज कि क्या क्या क्या. ठीक है. और उसके बाद में आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं उस पर बात करेंगे. और फिर इस टाइप के सिस्टम का, सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स का
क्लासिकल डिस्क्रिप्शन और क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन पे बात करेंगे। क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और फिर क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अभी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा, इसको जस्ट आइडेंटिकल पार्टिकल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक जनरल स्टडी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सिंस अल्टीमेटली वी हैव टू फोकस ऑन कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन उसमें एक स्पेशल टॉपिक आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो स्पेशली इलेक्ट्रॉन या मैं बोलूँ स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए अप्लीकेबल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और फिर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक दैट इज स्लेटर डिटर्मिनेंट। सो दिस इज आवर सब्जेक्ट मैटर फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन, एंड आई होप आपको क्लियर है इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, और अब क्या करना है, ठीक है। तो लिखते हैं टिल नाउ वी हैव स्टडीड द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। कौन कौन? He+, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ एंड बोरॉन 4+। इनका स्पेक्ट्रा स्टडी किया है। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड also about the fine structure obtained in the spectra of these systems, in the spectra of these systems। ये हमने किया अब तक, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट जो बात नोटिस कर सकते वो ये है कि ऑल दीज आर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ठीक है। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट to notice here is that all these systems were one electron systems। So अब अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो यह है कि अब तक हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का स्टडी किया है, ठीक है। और अब फिर क्या होगा? सो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल फोकस या वी विल सी या वी विल डिस्कस, वी विल कंसंट्रेट on the study of many electron systems, we will concentrate on the study of spectra of many electron systems, और इस चैन में जो फर्स्ट एटम है जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा दैट इज हीलियम, एंड द फर्स्ट एटम इन दिस कैटेगरी इज हीलियम एटम। ये और ये डिफरेंट है, दैट वाज हीलियम आयन, ठीक है।
सो अब फ्यूचर का टारगेट तो फिक्स हो गया कि हमको हीलियम एटम पढ़ना है, ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम एटम पढ़ना है. बट हियर इन दिस चैप्टर we will focus, we will talk about some general features of a quantum mechanical system, of a quantum mechanical system of identical particles, of many identical particles. पर एस लगा रहा हूं तो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आइडेंटिकल पार्टिकल्स, we will talk about some general features of a quantum mechanical system of identical particles. Why quantum mechanical system? Because why quantum mechanical systems? Because atomic physics is what? Atomic physics is a approximate version of quantum mechanical study of atoms. Because atomic physics, भाई पढ़ना तो एटॉमिक ही है यहाँ पे, इज अप्रोक्सीमेट वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टडी ऑफ एटम्स. इसलिए क्वांटम मैकेनिकल इस सिस्टम. सो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कहाँ पर फोकस करेंगे, ये चीज़ है. जनरल फीचर्स पर, सम जनरल फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. जनरल है आइडेंटिकल पार्टिकल, मैंने इलेक्ट्रॉन पे. एंड इन द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स. एंड इन द एंड ऑफ चैप्टर, we will talk about system of many electrons. क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको यही करना है ना भाई, ये है. अभी आप देखो जो आपका लिस्टिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग है. इंट्रोडक्शन क्लियर. अब जब आपको जनरल फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम है ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उस पर करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिकल पार्टिकल क्या है, उसके बाद में उसका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है इस टाइप के सिस्टम का, और फिर क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है. तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, तभी तो आप अच्छे से पहचान पाओगे कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है. और फिर ये जो दो टॉपिक है लास्ट में वो स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, ठीक है. सो मूव एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, आइडेंटिकल पार्टिकल्स. और व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर, स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम एटम. फाइन है. उसके बाद में क्या होगा, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है. ऑब्वियसली एल्कली स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे, लिथियम का स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे, सही है. तो ये एक हमारा चैन बन रहा है अभी, बिल्कुल क्लियर है. अच्छा, तो नेक्स्ट है आइडेंटिकल पार्टिकल. और ये चैन में जो रिक्विसाइट होता है ना वो चैप्टर है. इस चैन को अच्छे से समझने के लिए जो रिक्विसाइट है वो चैप्टर है. यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा. कर क्या नहीं ये जरूरी होता है जानना हमेशा, सीरियसली बोल रहा हूँ. हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है. अगर वो सब क्लियर होता है तो क्वेश्चन व्वेश्चन सब ऑटोमेटिक होंगे, देखना आप. चलो अभी आइडेंटिकल पार्टिकल्स, नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिकल पार्टिकल्स. अब सबसे पहले तो आपको देखना है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, और फिर उस टाइप के सिस्टम का क्लासिकल और क्वांटम डिस्क्रिप्शन कैसे होगा उसकी बात करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज
आइडेंटिकल पार्टिकल्स। देखो एक कोई सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल्स को आप आइडेंटिकल कब बोले? वो देखो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनको आप आइडेंटिकल पार्टिकल कब बोलोगे, इस मुद्दे पे बात हो रही है। देखो कब बोलेंगे। लेट मी फोकस ऑन 2 पार्टिकल्स। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, 2 पार्टिकल्स को थोड़ा स्टार बना के, ठीक है। इफ वी इंटरचेंज द spatial and spin coordinates, if you interchange both the spatial and spin coordinates of any 2 particles, if you interchange, दोनों पार्टिकल हैं, इन दोनों के जो स्पैटियल एंड स्पिन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर दें, then if there is no physical way to identify that any change has been made in the system, then this kind of system is known as system of identical particles. ठीक है, तो अगर आप दोनों कोऑर्डिनेट्स स्पैटियल और स्पिन को इंटरचेंज कर दो और वहाँ पर आपको ऐसे फील हो ही नहीं कि सिस्टम में कुछ चेंज भी हुआ है, इफ़ यू इंटरचेंज द spatial and spin coordinates of any two particles, and it seems that there is no physical way to identify that there has been some change, then this system will be system of identical particles. अगर ऐसा है तो एक चीज़ और होगी कि जो सिस्टम है उस सबका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि कोई फिजिकल वे है ही नहीं कुछ डिस्टिंग्विश कर मतलब फिजिकल वे है ही नहीं कि आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि कोई चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबका सेम है, इसका मतलब द फिजिकल प्रॉपर्टी इन दिस सिस्टम फिजिकल प्रॉपर्टीज of all the particles are similar. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है यहाँ पर? चार्ज, मास, चार्ज हो गया, मास हो गया, स्पिन हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, सब सेम है। तभी तो वहाँ पर कोई फिजिकल वे नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कुछ चेंज हुआ है, सही है। अच्छा, तो दिस इज ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अच्छा, अब देखो, अब एक जो सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल है उसका मैं एक एग्जांपल दे दूं कि सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, जैसे सिस्टम ऑफ प्रोटॉन्स ए सिस्टम ऑफ न्यूट्रॉन्स, और आई कैन से सिस्टम ऑफ मैसॉन्स। These are the examples of identical particles. वे सबके सब सेम, ठीक है। अच्छा, and a system of identical particles can be described classically and quantum mechanically, both way, दोनों वे में डिस्क्राइब कर सकते हो। वो सिस्टम पे डिपेंड करता है, सिस्टम के पार्टिकुलर मोशन कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस सिस्टम, नेक्स्ट हैशटैग है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स
कैन बी डिस्क्राइब्ड क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली. क्वांटम मैकेनिकली डिपेंडिंग ऑन देयर मोशन. भाई जो सिस्टम में पार्टिकल है उनका मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू डील हो रहा है तो वो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन यूज होगा. अगर क्वांटम मैकेनिक्स से डील हो रहा है तो क्वांटम डिस्क्रिप्शन यूज होगा. ठीक है. अब देखो दोनों टाइम कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो देखते हैं. तो एक आइडेंटिकल पार्टिकल्स का सिस्टम है. इसका सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. ठीक है. इसका दो टाइप से डिस्क्रिप्शन हो सकता है. एक तो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन और एक क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन. ठीक है. क्लासिकल डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन कैसे होगा उस पर अभी बात करते हैं. तो नेक्स्ट डालते हैं क्लासिकल डिस्क्रिप्शन. सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. तो इस टाइप से कोई सिस्टम है तो इसका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन कैसे होता है. देखो अगर पार्टिकल क्लासिकली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर मूविंग इन शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज. सिंस particles movement is classical, particles are moving classically, so मैं ऐसे बोलूँ since particles are classical, particles motion is classical, so या फिर ऐसे बोलो इन क्लासिकल मैकेनिक्स. और एक चीज़ और ये पार्टिकल मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूँ, इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर दूँ कि ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता भाई. All particles in classical mechanics, a particle moves in classical mechanics, particles don't obey. रुक जाओ यार. In classical mechanics, particles don't obey Heisenberg uncertainty. अनसर्टेनिटी रिलेशन को भी नहीं करते हैं. हेंस वी कैन मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ. Position and momentum both at the same time with infinite accuracy. At the same time precisely आप ऐसे मेजर कर सकते हो. ठीक है. तो इसका मतलब जब पोजीशन एंड मोमेंटम ही मेजर कर सकते हो पार्टिकल्स का, इट मीन्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल मूव्स इन शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज. इट मीन्स या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इन क्लासिकल मैकेनिक्स
particles moves in sharply defined trajectories. जो पार्टिकल है उनका ट्रेजेक्ट्री भी शार्पली डिफाइन होगा. सो यू कैन ट्रेस द पार्टिकल्स. भाई ऐसे क्यों? क्योंकि आपको पोजीशन और मोमेंटम दोनों मेजर कर सकते हो ना. तो आपको पता है भाई पार्टिकल कैसे कैसे जा रहा है, आपको पूरा ट्रेजेक्ट्री का पता है पार्टिकल का कि कैसे कैसे मूव कर रहा है. और ये होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, भाई शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज मूव करते हैं पार्टिकल, क्योंकि ये चीज़ होती है वहाँ पर, वो हाइजेनबर्ग फॉलो नहीं करते हैं. अच्छा, पार्टिकल्स मूव इन शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज, hence we can trace each individual particle ट्रेस कर सकते हो. इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रेस कर सकते हो कौन कैसे जा रहा है. ठीक है, अब पता है कि वन पार्टिकल ऐसे ऐसे गया, या आपको पता है कि वन पार्टिकल इस पर्टिकुलर स्टेट में मतलब ऐसे ऐसे गया, और जो सेकंड पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे गया. पूरा नॉलेज आपको. और फिर आपको अगर ऐसे पर्टिकुलर नॉलेज है पार्टिकल की कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था ना इसलिए बात कर रहा हूँ, दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, पूरा आपको पता है उसका पाथ, तो आप लेबल कर सकते हो कि भाई दिस इज इलेक्ट्रॉन 1, दिस इज इलेक्ट्रॉन 2. बिल्कुल सही है ना. एंड हेंस सिंस वी कैन ट्रेस इच इंडिविजुअल पार्टिकल, हेंस we can assign labels to the particle. Labels assign कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है. मीन्स we can say that this is particle 1, this is particle 1 and this is particle 2. इस टाइप से आप बोल सकते हो. दिस इज पार्टिकल 2. इस टाइप से नाम 1, 2, A, B, C, D इस टाइप से नाम दे सकते हो. लेबलिंग कर सकते हो उनकी. लेबलिंग का मतलब होता है मोहर लगाना. ठीक है, नाम देना उसको. अच्छा, अगर ऐसा है कि आपको पता है, सबका नाम पता है, इसका मतलब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो उनमें. ठीक है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि आप अलग अलग सब कुछ जानते हो. अब क्लास में 10 बच्चे हो, 10 के मैं नाम जानता हूँ, तो मेरे को पता नहीं ये राज है, ये प्रिया है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, सबका पता है ना भाई. ठीक है, तो हेंस वी कैन डिस्टिंग्विश द पार्टिकल्स. वी कैन डिस्टिंग्विश द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दिस इज क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है. और अगर मैं बात करूँ क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन की, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है. देखो क्या होता है. और फिर उस जो एक डिफरेंट करेक्टर है उसकी कुछ वजह से कुछ बवाल मचता है, और वो बवाल कहीं और ही लीड करता है. ठीक है, मतलब हंगामा होता है, और वो हंगामा कहीं और ही आपको भेजेगा. एक मतलब तूफान ही आएगा एक टाइप से, बवाल मचेगा, हंगामा होएगा. तो उस हंगामे को देखते हैं. चलो नेक्स्ट बात करता हूँ क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन पे, और मैं यहीं से बात करता हूँ. क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, तो वंस अगेन मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ इस टाइप से. वापस मैं ऑल इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ. कोई फ़र्क क्या था, वो क्लासिकल सिस्टम था, ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है. सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो सकता है ऐसे. वहाँ पर आपको इच इंडिविजुअल पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री पता था, या जो होता है वो पता होगा. सही है ना. तो ऐसे मत सोचना कि ऑल इलेक्ट्रॉन क्लासिकली भी डिस्क्राइब, क्लासिकल में भी एग्जाम्पल ले लिया और क्वांटम मैकेनिकल में भी ले लिया. ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है भाई. हाँ चलो
एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिकल पार्टिकल का डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, इफ़ वी इंटरचेंज द स्पैटियल एंड स्पिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पार्टिकल्स, है ना, देन दिस सिस्टम विल बी, एंड इफ वी डोंट रियलाइज दैट थिंग देन दिस सिस्टम विल बी सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। और आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम दो वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लासिकल और क्वांटम। ये बात हुई ना अभी तक। अब कोई ये बोल सकता है कि जब क्लासिकल डिस्क्रिप्शन करोगे तो उस टाइम स्पिन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। सही कह रहा हो भाई, स्पिन का जो कंसेप्ट है वो तो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है ना, तो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन में स्पिन का कहाँ से फंडा लेके आओगे? तो स्पिन का नहीं लेके आएंगे, तो जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का जो डेफिनेशन है वही कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम, जो क्लासिकल पार्टिकल्स है, मतलब क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है उसके केस में, कि वहाँ पर आप सिर्फ ऐसे बोलोगे कि स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पार्टिकल इज इंटरचेंज विद द एनी अदर पार्टिकल, एंड इफ द, वो जो पूरा डेफिनेशन है वो ऐसे कैसे कि आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि सिस्टम में अभी कुछ चेंज हुआ है, तो वहाँ से स्पिन हट जाएगा। ठीक है, अगर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बात करूँ तो स्पैटियल एंड स्पिन कोऑर्डिनेट्स दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक डाउट था, तो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। ठीक है, अगर क्लासिकल की बात करेंगे तो स्पिन को हटा देंगे वहाँ से, क्योंकि स्पिन प्योरली जो है क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अच्छा, ऑल द पार्टिकल्स विल फॉलो हाइजेनबर्ग। भाई इन दिस पर्टिकुलर केस करेंगे ना, क्वांटम में करेंगे ना, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है तो ऑल द पार्टिकल्स विल फॉलो, all the particles will obey Heisenberg uncertainty relation, अगर ओबे करेंगे इसका मतलब क्या है कि यू कांट मेजर द पोजिशन एंड मोमेंटम प्रिसाइजली एट द सेम साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। इट मीन्स वी कांट मेजर द पोजिशन एंड मोमेंटम both precisely at the same time for a particle, ऐसा सीन होगा भाई। पार्टिकल के लिए पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ मेजर नहीं कर पाओगे, एक्यूरेसी के साथ में, प्रिसाइजनेस के साथ में नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यू कांट ट्रेस द इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है ना, क्योंकि देयर वॉन्ट बी ए शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री। आपको पता तो है कि पार्टिकल यहाँ से गया है, बट आपको ये नहीं पता कि पार्टिकल 1 था या 2 था। ठीक है ना, हेंस पार्टिकल एंड पार्टिकल्स वॉन्ट हैव शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज। जो आपको मोमेंटम ही सही से नहीं पता, पोजीशन ही सही से नहीं पता, तो शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज नहीं होगी वहाँ पे, शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज नहीं होगा। एंड पार्टिकल्स वॉन्ट हैव शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज। इसका मतलब वी कांट ट्रेस इच इंडिविजुअल पार्टिकल को हम ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, हमको ये पता होगा कि यहाँ से पार्टिकल गया है, बट ये नहीं पता होगा कि दिस वाज पार्टिकल 1 और 2 और समथिंग एल्स। ठीक है ना, ऐसे पता नहीं होगा। वी कांट लेबल देम, वी कांट असाइन लेबल देम। We can observe at a particular place that there is a particle, but we can't say that is particle 1, that is particle 2। इस टाइप से नहीं बोल सकते। ठीक है ना, और
hence we can't distinguish between the particles, distinguish the particles, पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ट्रेस नहीं कर पा रहे, लेबलिंग नहीं कर सकते वहाँ पे, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, दिस इज पार्टिकल 3, ऐसे आप नहीं बोल पाओगे, पार्टिकल ए बी सी ऐसे नहीं बोल पाओगे। अच्छा, अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो पार्टिकल्स क्या हुए, इनडिस्टिंग्विशेबल। हैंस ये इंपॉर्टेंट है, हैंस इन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, quantum mechanical description, identical particles are indistinguishable, indistinguishable है, और इस indistinguishable कैरेक्टर की वजह से ही वहाँ पर हंगामा होएगा। ठीक है, अब वो क्या बवाल मचता है देखो। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना, इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है। देखो मैं और अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को, इसी पॉइंट में और लिखता हूँ कि इंडिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी, let you have two particles, have a system of two particles, ठीक है, and there are two states, there are two quantum states, जितने पार्टिकल होंगे उतने ही क्वांटम स्टेट्स होंगे, क्योंकि सिस्टम क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्राइब कर रखा है आपने। क्वांटम स्टेट का मतलब क्या होता है देख लो एक बार। क्वांटम स्टेट का मतलब होता है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। सिस्टम को मतलब पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए क्वांटम नंबर्स का एक सेट होता है, उसको बोलते हैं क्वांटम स्टेट। तो जितने पार्टिकल्स होंगे भाई सबको डिफाइन करना पड़ेगा, तो हर पार्टिकल के लिए मतलब मैं बोलूँ कि जितने पार्टिकल्स हैं उतना ही स्टेट होंगे वहाँ पे, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होंगे। क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्राइब करना है ना आपको सिस्टम को, ठीक है। तो इस टाइप का है कि जैसे एक क्वांटम स्टेट ये है, एक क्वांटम स्टेट ये है, लेट दिस इज बी ए और दिस इज बी, इसका मतलब है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। और कौन से क्वांटम नंबर्स? सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स भी कौन से? स्पैटल एंड स्पिन, स्पैटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स ऐसे बोल सकते हो, स्पैटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, दोनों जगह ये लिख देना, ठीक है। अच्छा, तो अब दो पार्टिकल का सिस्टम आपका, इफ लेट यू हैव ए सिस्टम, लेट वी कर देते यार, लेट वी हैव ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स एंड देयर आर टू क्वांटम स्टेट्स ए एंड बी। क्वांटम स्टेट का मतलब होता है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, स्पैटल एंड स्पिन बोथ। ठीक है, तो इस टाइप से दो क्वांटम स्टेट है। और अब इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी मीन्स I can't say that particle 1 is in state A and particle 2 is in state B, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। I can't say that particle 1 is in state, या मैं ऐसे बोलता हूँ, it means that there is a particle in state A and B. There is a particle in state A, but I don't know which one is it. Is this?
मुझे ये नहीं पता कौन से वाला पार्टिकल है। यहाँ पर स्टेट ए में कोई पार्टिकल है, बट आई कांट से दिस इज 1 और दिस इज 2, दो पार्टिकल है यहाँ पे, तो कौन सा पार्टिकल है मेरे को पता नहीं है। दैट देयर इज ए पार्टिकल इन स्टेट ए, बट आई डोंट नो विच वन इज दिस, कौन सा है मेरे को पता नहीं है। आई कांट से दैट, और ऐसे लिख सकते हो आप, आई कांट से दैट particle is particle 1 is in state A and particle 2 is in state B। ऐसे मैं नहीं बोल सकता, ये बोल सकता हूँ कि देर आर पार्टिकल्स इन स्टेट A and B। I can say only that there are particles in state A and B। बट मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि कौन सा इंडिविजुअल पार्टिकल है। एक्चुअल में क्या है कि द वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल गेट ओवरलैप्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इंडिस्टिंग्विशबिलिटी का जो है रियल मीनिंग है वो यही है। ठीक है, कि वेव फंक्शंस आर ओवरलैप्ड, सो यू कांट से दैट देयर इज ए पार्टिकल, द पार्टिकल 1 इज इन स्टेट ए एंड पार्टिकल 2 इज इन स्टेट बी, क्योंकि ओवरलैप्ड है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पार्टिकल यहाँ है, वो पार्टिकल यहाँ है। जैसे मैं अब बोलूँ कि अब वेव फंक्शन ओवरलैप्ड है, अब आपने पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, पार्टिकल यहाँ से तो गया है, बट अभी कौन से का वेव फंक्शन था, मतलब कौन से का पार्टिकल का वेव फंक्शन था, ये पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि वो ओवरलैप्ड हो गया वहाँ पे। ठीक है, पार्टिकल का नाम नहीं पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल था, पार्टिकल जरूर गया वहाँ से। दिस काइंड ऑफ थिंग्स है ना। और इस चीज़ को मेरे को यार इंट्रोड्यूस यहीं पे कराना था कि इंडिस्टिंग्विशबिलिटी मीन्स द पार्टिकल्स, द वेव फंक्शन ऑफ इच इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर ओवरलैप्ड। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ उस चीज़ को। इंडिस्टिंग्विशबिलिटी मीन्स द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल्स आर ओवरलैप्ड, और इसी वजह से आप ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको लेबलिंग नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते कि भाई ये 1 है, ये 2 है, इस टाइप से। एक्चुअली द वेव फंक्शंस of particles are overlapped, है, आपस में ऐसे हैं। सो वी कांट से दैट विच वन इज हेयर एंड विच वन इज हेयर। ठीक है, और अगर मैं अब देखते हैं कि भाई ये बात समझ में आ गई कि वहाँ पर इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब इससे क्या होगा, व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी। ठीक है, व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस इंडिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर या ड्यू टू दिस इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। Indistinguishability, what due to indistinguishability of particles, distinguishability of particles। जो indistinguishability है उससे क्या होगा, देखो मैं एक बार रिजल्ट लिख देता हूँ कि ये चीज़ होगी, फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ड्यू टू indistinguishability of particles, the total wave function
for the system of identical particles, system of identical particles can be symmetric or anti-symmetric only. जो सिस्टम है उसका जो टोटल वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक हो सकता है या फिर एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। ओनली टू चॉइस, कोई मिक्सअप नहीं होगा, या तो सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। और जो टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो क्या सीन होता है, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, अब बात कर लेते हैं एक बार वैसे क्यों होता है ऐसा, फिर बाद में बात करूँगा उस पर, ठीक है। हाउ इट हैपन्स, प्लीज बी मोर क्लियर, मेक इट मोर क्लियर। कैसे हो सकता है ऐसे, कैसे हो रहा है ये, प्लीज मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। मोर क्लियर बताना है इसको, देखो कैसे हो रहा है। लेट वी सी, मैं इसको बता रहा हूं कि ये कैसे हुआ, जो मैंने बोला ना कि जो टोटल वेव फंक्शन है सिस्टम का दैट कैन बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, ओनली टू चॉइसेस। तो ये कैसे हो रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स और फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। लेट वी सी एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो आपके सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस टाइप से। ऑब्वियसली देयर विल बी टू स्टेट्स, क्वांटम स्टेट, ऑब्वियसली देयर विल बी टू क्वांटम स्टेट, देयर विल बी टू क्वांटम स्टेट्स। क्वांटम स्टेट मीन्स set of quantum numbers and let they are A and B, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। दो पार्टिकल है, दो स्टेट होंगे, कोई क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। सो टोटल वेव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा उसकी बात करें सबसे पहले। नाउ लेट वी ट्राई टू राइट टोटल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन लिखने की ट्राई करते हैं। देखो दो स्टेट है ए और बी, और लेट पार्टिकल 1 यहाँ पर हो और पार्टिकल 2 यहाँ पर हो, तो वेव फंक्शन क्या हो जाए, जो सिस्टम का वेव फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा, 1 2, जो पार्टिकल 1 है वो स्टेट ए में है और पार्टिकल 2 है वो स्टेट बी में है। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल वेव फंक्शन पार्टिकल 1 के लिए और पार्टिकल 2 के लिए जो इंडिविजुअल वेव फंक्शन है उनका प्रोडक्ट सिस्टम का वेव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट क्या ये परफेक्ट है, बट दिस इज नॉट ए परफेक्ट वेव टोटल वेव फंक्शन। क्यों नहीं है, बट इट इज नॉट ए परफेक्ट वेव फंक्शन, परफेक्ट टोटल वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम। क्यों, क्यों नहीं है भाई, परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपने क्या कर लिया, पहले से कंसिडर कर लिया कि पार्टिकल 1 यहाँ पर है और पार्टिकल 2 यहाँ पर है। मतलब आपको प्रिसाइजली पता है कि पार्टिकल 1 स्टेट ए में है और पार्टिकल 2 स्टेट बी में है। ये थोड़ी इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी है, ये तो डिस्टिंग्विशेबल आपने ऑलरेडी मान लिया उनको कि पार्टिकल 1 यहाँ पर है, ऑलरेडी पता है। तो दिस इज नॉट ए इंडिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर, सही है ना, बिकॉज you know very well that
particle 1 is in state A and particle 2 is in state B. State B पता है, but this is not the situation, but this is not the case. भाई सिचुएशन तो है नहीं ना वहाँ पे, प्रिसाइजली पता ही नहीं ना, यू डोंट नो विच वन इज इन ए पार्टिकुलर स्टेट. दिस इज नॉट द सिचुएशन, यू आर अनअवेयर ऑफ, या फिर यू डोंट नो that which particle is in which state. ये है आपको जो है, अब वो पता ही नहीं ना कौन सा पार्टिकल किस पर्टिकुलर स्टेट में है, इन विच पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा पार्टिकल है पता ही नहीं है. सिमिलरली क्या है कि जो सिमिलरली अगर आप ऐसा लिखते हो कि ये दो स्टेट ए भी है, यहाँ पार्टिकल 1 है, यहाँ पार्टिकल 2 है, यहाँ पार्टिकल 1 है, और साई सिस्टम ये होगा हमारा 1-2 जो सिस्टम का है दोनों पार्टिकल के, कि 1 पार्टिकल है वो 2 पार्टिकल है वो स्टेट ए में है और 1 पार्टिकल वो स्टेट बी में है. ये भी सही नहीं है. दिस इज नॉट ए परफेक्ट टोटल वेव फंक्शन फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 indistinguishable particles. ये नहीं है भाई, परफेक्ट नहीं है. सही है. तो परफेक्ट वेव फंक्शन कैसे लिखा जाए, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा. क्योंकि ये तो सिचुएशन है कि स्टेट 1 में पार्टिकल मतलब स्टेट ए में पार्टिकल 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन है कौन कब है. ठीक है, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा. द perfect wave function can be written perfect total wave function for the system can be written as a linear combination of both mentioned above. क्योंकि ये 2 पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिनमें कन्फ्यूजन है आपस में. ठीक है, कि कन्फ्यूजन का मतलब है कि आपको पता नहीं है, यही तो एक डायलेमा है वहाँ पर कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है. ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन सूटेबल होगा. तो साई टोटल क्या होगा, साई सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या होगा, साई सिस्टम यानी कि साई 1-2. ठीक है, वो क्या होगा 1/√2 साई पार्टिकल जो 1 है दैट कैन बी स्टेट ए एंड जो पार्टिकल 2 है दैट कैन बी स्टेट इन बी. और प्लस माइनस लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब प्लस माइनस, जो पार्टिकल 1 है वो स्टेट बी में हो सकता है, या फिर हम बोलो स्टेट ए में पार्टिकल 2 हो और स्टेट बी में पार्टिकल 1 हो. ये वाला सिचुएशन, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. फिर 1/√2 कहाँ से लाए, लीनियर कॉम्बिनेशन तो प्लस माइनस ही होता है. दिस इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है. तो अभी आप चीज़ देख सकते हो कि जो सिस्टम ऑफ 2 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है उसके लिए जो टोटल वेव फंक्शन है वो ऐसे लिखा जाएगा. अब जो मेरा स्टेटमेंट था वो ये था कि द टोटल वेव फंक्शन
हैव ए पर्टिकुलर सिमेट्री दैट कैन बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, बस ये दो ही पर्टिकुलर केस हो सकते हैं। तो लेट वी सी कि उसमें पर्टिकुलर सिमेट्री है क्या, मतलब दैट इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक है क्या। तो मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर देता हूँ, फिर वहाँ पर प्रूव कर देता हूँ। फॉर प्लस साइन इट्स सिमेट्रिक, और फॉर माइनस साइन इट्स एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, लेट वी सी इट। इसको हम देखते हैं कि प्लस साइन के लिए सिमेट्रिक है और माइनस साइन के लिए एंटी सिमेट्रिक है। तो वहां पे यार पूरी लाइन लिखी थी अंडर एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, ये लिखा था कि नहीं लिखा था पता नहीं यार। जो टोटल वेव फंक्शन है दैट विल बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक अंडर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये चीज़ है सिमेट्रिक अंडर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, अंडर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, अंडर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। देखो साई 1 2, अगर मैं एक्सचेंज कर दूं प्लस साइन वाला ले लेता हूं पहले तो 1/√2 साई 1 ए साई साई 1 इन ए स्टेट, साई 2 इन बी स्टेट, प्लस साई ए में है 2 और बी स्टेट में है 1 पार्टिकल। प्लस साइन वाले को देख लेता हूँ सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इंटरचेंज करूँ पार्टिकल्स को, 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज करूँ। ऑन इंटरचेंजिंग पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ऑन इंटरचेंजिंग पार्टिकल्स देखो क्या हो जाएगा। साई को कैसे लिखोगे 2 1, साई जो टोटल है सिस्टम का 2 1 लिखा जाएगा, इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, 1 की जगह 2 कर दो, 2 साई बी 1 प्लस साई ए 1 और साई बी 2, एंड यू कैन नोटिस दैट दिस टर्म is this term psi a1 psi b2 and this term is here दोनों टर्म सेम है, बीच में वहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है। तो दिस थिंग इज व्हाट, साई सिस्टम 1 2 ही तो है। तो अंडर पार्टिकल एक्सचेंज ये हुआ है, जब प्लस साइन था तो ये चीज़ हुई है। अब ये क्या हुआ है, हैंस साई फॉर प्लस साइन साई सिस्टम 1 2 इज सिमेट्रिक अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, अंडर एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। है या नहीं है भाई, बिल्कुल है। अगर दोनों पार्टिकल एक्सचेंज कर दें तो सिमेट्रिक है। सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक कैरेक्टर भी देख सकते हो फॉर माइनस साइन, ये है फॉर प्लस साइन। फॉर माइनस साइन साई जो 1 2 है सिस्टम का कैसे लिखा जाएगा, 1/√2 साई 1 ए साई ए 1 ए साई मंजित नीचे ले ले, नीचे से ले ले ना, है इसमें तो है, इसमें से ले ले। साई जो 2 पार्टिकल हो बी स्टेट में वो माइनस साई जो 1 पार्टिकल है ए स्टेट में दूसरा पार्टिकल हो, बी स्टेट में 1 पार्टिकल हो, ये है ना भाई। 1 पार्टिकल ए स्टेट में, 2 पार्टिकल बी स्टेट में, और साई 2 ए 1 बी, सही है। इसमें अगर अंडर एक्सचेंज देखें 1 और 2 को रिप्लेस कर दें तो देखो क्या हो जाएगा। और फिर आप देखोगे एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है, तो फिर जो मैंने बात बोली थी वो क्लियर हो जाएगी कि ड्यू टू दिस इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी कैरेक्टर द टोटल वेव फंक्शन
कैन बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, ठीक है ना। सो 1 और 2 को रिप्लेस कर इंटरचेंज करें तो ऑन इंटरचेंज क्या हो जाएगा, ऑन इंटरचेंजिंग द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, साइड 2 1 हो जाएगा ये सिस्टम 1/√2, 1 की जगह 2 कर दो तो साई A2 इंटू साई 2 की जगह 1 कर दिया B माइनस साई A1 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, सही है। और आप चीज़ ये देखो कि ये माइनस ऑफ साई 1 2 ये नोटिस कर लो, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर लूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी, देखो ये वाला टर्म यहाँ पे है ना, साई A1 B2 यहाँ पर ही है, और इसको अगर माइनस साइन लूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, माइनस दिस हो जाएगा, तो ये तो बनेगा। अच्छा तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक, हेंस फॉर नेगेटिव साइन साइज सिस्टम 1 2 क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ड्यू टू इंडिस्टिंग्विशबिलिटी ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब 2 टाइप के पार्टिकल हो गए फिर ये, हैंस we classify the particles in 2 ways, in 2 category. टू कैटेगरीज, क्या क्या भाई, जिनके लिए जो टोटल है वो सिमेट्रिक होगा और जिनके लिए टोटल एंटी सिमेट्रिक होगा। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। तो 2 वे में पार्टिकल्स को डिवाइड कर लिया, पार्टिकल्स विच आर साइज सिस्टम सिमेट्रिक अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, और ये है जिनका साइज टोटल एंटी सिमेट्रिक हो। लैंग्वेज ऐसे लिख दोगे पूरा, साइज सिस्टम, अभी 1 2 नहीं लिखना चाहिए ना, साइज सिस्टम सिमेट्रिक हो अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, सिमेट्रिक हो, और दूसरे हैं कि एंटी सिमेट्रिक हो, ठीक है। और अब बात करते हैं इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ हुआ है, जो इंडिस्टिंग्विशबिलिटी कैरेक्टर है वो किसको लीड अप कर रहा है, देखो बवाल जो मचा है वो किसको लीड अप कर रहा है, देखो। और जो अभी मैं इसको आगे यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि जो नीचे जो चीज़ लिखनी है मेरे को वो उधर लिख लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला है कि साइज जो सिस्टम है दैट कैन बी सिमेट्रिक, और साइज सिस्टम कुछ पार्टिकल्स के लिए एंटी सिमेट्रिक होगा। इस टाइप के 2 कैटेगरी बना दिया, ऐसे पार्टिकल जिनमें अगर मैं 2 पार्टिकल को एक्सचेंज करूँ तो सिस्टम का जो वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक हो, और ऐसे कुछ पार्टिकल सिस्टम जिनमें मैं अगर पार्टिकल एक्सचेंज करूं तो जो टोटल वेव फंक्शन है सिस्टम के लिए वो सिमेट्रिक हो। तो इनको तो बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज बोसॉन्स और बोस पार्टिकल्स, एंड दीज वर कॉल्ड एज फर्मियंस और फर्मी पार्टिकल्स, ठीक है। ये है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, इस वजह से इनको बोसॉन बोलते हैं,
बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, फॉलोज बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स, और ये है वो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे इनका जो स्पिन है बोसोन-सैव इंटीग्रल स्पिन्स, बात रुक नहीं रही है, बात कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ जा रही है। ठीक है, ये बाद में ये पता चला कि जितने भी ये पार्टिकल हैं, एक्सपेरिमेंट से पता चला, ध्यान रहे, सिमेट्रिक करेक्टर का मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ और पता चला कि जितने भी ऐसे पार्टिकल का जो सिस्टम जिनका सिमेट्रिक वेव फंक्शन आ रहे हैं वो सब का स्पिन इंटीग्रल स्पिन है। इसलिए बोला कि बोस पार्टिकल्स आर स्पिन, बोसोन्स आर मतलब बोसोन्स हैव इंटीग्रल स्पिन्स। ठीक है, एंड फर्मियोन्स हैव हाफ ओड इंटीग्रल स्पिन्स। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ना भाई, आफ्टर एक्सपेरिमेंट ये बोला गया, हाफ ओड इंटीग्रल स्पिन्स। कैसे, यहाँ पर जैसे s = 0, 1, 2 इस टाइप का स्पिन होता है, और यहाँ पर जो पार्टिकल है उनका स्पिन ऐसे होता है। ठीक है, और बस। ठीक है, अब बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। अभी तक देखो क्या कर लिया, एक बार कंक्लूजन करो और फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर चलेंगे। देखो कंक्लूजन ये है कि आइडेंटिकल पार्टिकल का जो सिस्टम है उसको हम दो वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लासिकल डिस्क्रिप्शन और क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन। और जब बात आती है क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन की, तो वी कैन सी दैट द पार्टिकल्स आर indistinguishable because the wave function of individual particles are overlapped। ठीक है, जो पार्टिकल का वेव फंक्शन वो ओवरलैप्ड है, तो इस वजह से वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, हमें पता नहीं होता कि कौन सा पार्टिकल किस पर्टिकुलर स्टेट में है। और इस इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी नेचर या करेक्टर की वजह से आगे ये ड्रामा हुआ कि जो टोटल जो वेव फंक्शन है सिस्टम के लिए, दैट कैन बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक अंडर पार्टिकल एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर पार्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, द पार्टिकल्स फॉर विच द टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, एंड द सेकेंड पार्टिकल्स फॉर विच द टोटल जो सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन है दैट इज एंटी सिमेट्रिक। और फिर बाद में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ये हुआ कि जो एंटी सिमेट्रिक जो पार्टिकल्स हैं दैट हैव स्पिन 1/2, 3/2, 5/2 एटसेट्रा, एंड जो पार्टिकल सिमेट्रिक वेव फंक्शन रख रहे हैं उनका जो स्पिन है वो इंटीग्रल स्पिन है 0, 1, 2 इस टाइप से। और इनको फिर बोसोन बोला गया, उनको फर्मियोन्स बोला गया। ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, वो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो हाफ होता है, तो वो हो जाएगा एक सिस्टम ऑफ फर्मियोन ही एक्चुअल में। तो जो टोटल जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा सिस्टम का, एंटी सिमेट्रिक। और फिर अब बात करते हैं आगे थोड़ी चीज़ों पे। ठीक है, और फिर बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर ही डायरेक्ट। चलो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। ओके, सो नाउ लेट वी टॉक अबाउट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखो क्या है। दिस इज अप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर दिस इज अप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर Fermi particles with spin half. It is applicable
for applicable for Fermi particles, ठीक है, और विद स्पिन हाफ या फिर फर्मी पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्मी पार्टिकल्स, फर्मी पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट क्या है देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो देखो क्या है, नो टू फर्मी, टू जनरल बात कर लेते हैं, टू नॉन इंटरेक्टिंग fermions, two non-interacting fermions can exist in the same quantum state, सेम क्वांटम स्टेट में दो नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। टू और मोर भी बोल सकता हूँ मैं, नो टू एंड मोर, टू और मोर नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस कैन एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट, ठीक है। क्वांटम स्टेट क्या होता है, सेट ऑफ स्पैटियल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पैटियल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ये चीज होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट नो टू और मोर फर्मियंस, नो एनी टू फर्मियंस, any two ले लेता हूँ, no any two fermions can have same quantum numbers, सेम क्वांटम नंबर नहीं होंगे किसी भी दो फर्मियंस के लिए, ठीक है। और अगर मैं स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, सो नो एनी टू इलेक्ट्रॉन, two non-interacting electrons can have same set of quantum numbers, ठीक है। ये चीज़ है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये कहाँ काम आता है, इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे वेरियस क्वांटम स्टेट्स में, उसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक पर्टिकुलर सब सेल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे उनके लिए ms वैल्यू डिफरेंट होता है, एक अप तो एक डाउन, एक के लिए ms प्लस हाफ और एक के लिए ms माइनस हाफ, तो चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलिंग को डिनोट करेगा ये, इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड अप इन वेरियस क्वांटम स्टेट्स इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल is a consequence of indistinguishability character of
पार्टिकल्स। ये जो इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स है उसी का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। देखो कैसे, हाउ, जो आपने देखा ना कि फर्मियोन्स के लिए इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी का मतलब है कि जो टोटल वेव फंक्शन है दैट विल बी एंटीसिमेट्रिक, एज वी हैव सीन दैट द total wave function for a fermionic system is antisymmetric under exchange of particles and is written as, and it is written as for two particle system, टू पार्टिकल सिस्टम ऐसे भी लिख दो। चलो ठीक है, कैसे लिखा जाता है टू पार्टिकल्स के लिए वो मैं समझा रहा हूँ आपको, अच्छे समझ में आएगा। फिर देखो ऐसे लिखा था आपने कि 1/√2 साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1। इस टाइप से जो साई सिस्टम है वो इस टाइप से लिखा गया था टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब बात है कि अगर दोनों पार्टिकल इसके लिए क्वांटम नंबर सेम हो जाए, इफ क्वांटम नंबर्स, या मैं बोलूँ क्वांटम, या मैं बोलूँ इफ ऑल द क्वांटम नंबर्स be same for both particles, then इसका मतलब क्या हुआ कि A और B A इक्वल टू B है, या मैं बोलूँ कि ऐसे बोल सकते हो कि दोनों पार्टिकल A स्टेट में ही है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो बोथ पार्टिकल्स आर, इसी बात को ऐसे बोल सकते हो बोथ पार्टिकल्स आर इन स्टेट A। मैं B भी ले सकता था यहाँ पे, इस टाइप का सिचुएशन भी ले सकता था कि B स्टेट में हो दोनों पार्टिकल, बट मैं इसको चूज किया, इसको नहीं किया अभी। ठीक है, अगर ऐसा है तो साइज सिस्टम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आपका 1/√2। भाई जो वन पार्टिकल है, सॉरी जो वन पार्टिकल है वो भी स्टेट A में है, और जो टू पार्टिकल है वो भी स्टेट A में, माइनस ये चीज़ हो जाएगी फिर साई A2 साई A1। दोनों पार्टिकल स्टेट A में है तो ऐसे लिखोगे आप, और ये चीज़ क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब इट मीन्स the probability density of happening this event, मतलब जो ये साथ साथ हुए थे ना इस इवेंट के, ऑफ दिस इवेंट इज जीरो। कैसे भाई, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, रो साई स्टार साई होता है, और साई जीरो है तो रो भी क्या हो गया, जीरो। साई जीरो है तो रो भी जीरो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है, यानी कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट जीरो है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज जीरो, मीन्स probability of happening this event, this kind of event is zero, means probability
of happening of this kind of event in zero। इसका मतलब जीरो होता है किसी चीज के, किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसका मतलब वो इवेंट हो ही नहीं रहा, मीन्स दैट इवेंट इज नॉट अकरिंग, हो ही नहीं रहा वो। इट मीन्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स, टू फर्मी पार्टिकल्स लिख देता हूं मैं, टू फर्मी पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। And this is what? And it's Pauli exclusion principle। तो इसका मतलब क्या हुआ? Hence Pauli exclusion principle is a consequence of indistinguishability of particles, indistinguishability of particles। आया भाई समझ में कैसे इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या ड्रामे को लीड कर दिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्लैटर डिटर्मिनेंट पे। तो अभी बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो एटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से डिटरमाइन होगा, मतलब एक डोमिनेंट पार्ट अदा करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा ये जो कंसेप्ट है ये यूज होगा वहाँ पर। चलो एक चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक है स्लैटर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखो क्या है, एक बार सुन लो फिर देख लो। अभी क्या है कि आप जब दो पार्टिकल के लिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखते हो, जो टू पार्टिकल सिस्टम है उसके लिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखते हो, तो आप आसानी से लिख पाते हो। जो 1/√2 करके दोनों किया ना, वो आसानी से लिख पाते हो। बट अगर सिस्टम में n पार्टिकल हो तो जो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखते हो वो फिर कैसे लिखोगे? तो उस चीज़ का सॉल्यूशन है स्लैटर डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो क्या करते हैं, स्लैटर डिटर्मिनेंट is the quick way to write antisymmetric form of wave function of total wave function form of total wave function for many particle system। सिस्टम फार्मियोनिक सिस्टम, फार्मियोनिक सिस्टम वे है। कैसे देखो कैसे लिखते हैं, फॉर टू पार्टिकल्स कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं साई 1 2 सिस्टम का इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल लिख लो, चाहिए यहाँ पे √2 लिख लो, √2 फैक्टोरियल लिख लो, है ना। और दो स्टेट होंगे, अगर दो पार्टिकल है तो दो क्वांटम स्टेट होंगे उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ए और बी में अगर लेके चलूँ तो पहले तो ए में दोनों पार्टिकल कर दो, फिर बी में दोनों पार्टिकल कर दो। ये जो डिटर्मिनेंट बना ये आपको उसी को लीड करेगा जो आपने पहले लिख रहे थे कई देर से। देख लो इसको सोल्व करके देखो भाई, 1/√2 हो जाएगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस साई A1 साई B2 माइनस दिस इंटू दिस साई A2 साई B1। ये पहले वाली चीज़ तो है, ठीक है। तो दिस इज द वे, स्लैटर डिटर्मिनेंट इज द वे टू राइट डाउन द एंटीसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन फॉर ए फार्मियोनिक सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, ठीक है। 3 पार्टिकल के लिए कैसे लिखोगे और फिर n पार्टिकल के लिए कैसे लिखोगे, फिर क्लियर हो जाएगा स्लैटर डिटर्मिनेंट क्या है। फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम टोटल वेव फंक्शन देखो कैसे लिखोगे यहाँ पे,
साई 1 2 3 हो जाएगा, सिस्टम टोटल है होता है 1/√3 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट। ओके, सो नाउ लेट वी टॉक अबाउट Pauli's exclusion principle। Pauli exclusion principle, exclusion principle देखो क्या है। दिस इज अप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर this is applicable only and only for Fermi particles with spin half. It is applicable for Fermi particles. Fermi particles, ठीक है, और with spin half या फिर फर्मी पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर फर्मी पार्टिकल्स। फर्मी पार्टिकल्स के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट क्या है देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो देखो क्या है, नो टू फर्मी टू जनरल बात कर लेते हैं, टू नॉन इंटरेक्टिंग fermions, two non-interacting fermions can exist in the same quantum state. Same quantum state. Same quantum state में दो non-interacting fermions exist नहीं कर सकते। टू और मोर भी बोल सकता हूँ मैं, नो टू एंड मोर, टू और मोर नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस कैन एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट, ठीक है। क्वांटम स्टेट क्या होता है, सेट ऑफ स्पैटियल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पैटियल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये चीज होता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट नो टू और मोर फर्मियंस, नो एनी टू फर्मियंस, any two ले लेता हूँ, no any two fermions can have same quantum numbers, सेम क्वांटम नंबर नहीं होंगे किसी भी दो फर्मियंस के लिए, ठीक है। और अगर मैं स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, सो नो एनी टू इलेक्ट्रॉन, two non-interacting electrons can have same set of quantum numbers, same set of quantum numbers, ठीक है। ये चीज़ है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये कहाँ काम आता है, इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे वेरियस क्वांटम स्टेट्स में, उसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक पर्टिकुलर सब सेल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे उनके लिए ms वैल्यू डिफरेंट होता है, एक अप तो एक डाउन, एक के लिए ms प्लस हाफ और एक के लिए ms माइनस हाफ, तो चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो
फिलिंग को डिनोट करेगा ये। इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड अप इन वेरियस क्वांटम स्टेट्स इन ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर। द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल is a consequence of indistinguishability character of particles। ये जो इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स है उसी का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। देखो कैसे, हाउ, जो आपने देखा ना कि फर्मियोन्स के लिए इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी का मतलब है कि जो टोटल वेव फंक्शन है दैट विल बी एंटीसिमेट्रिक, एज वी हैव सीन दैट the total wave function for a fermionic system is antisymmetric under exchange of particles and is written as for two particle system ऐसे भी लिख दो। चलो ठीक है, कैसे लिखा जाता है टू पार्टिकल्स के लिए वो मैं समझा रहा हूँ आपको, अच्छे समझ में आएगा। फिर देखो ऐसे लिखा था आपने कि 1/√2 psi A1 psi B2 माइनस psi A2 psi B1। इस टाइप से जो साइज सिस्टम है वो इस टाइप से लिखा गया था टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब बात है कि अगर दोनों पार्टिकल इसके लिए क्वांटम नंबर सेम हो जाए, इफ क्वांटम नंबर्स, या मैं बोलूँ क्वांटम, या मैं बोलूँ इफ ऑल द क्वांटम नंबर्स बी सेम फॉर बोथ पार्टिकल्स, देन इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ए इक्वल टू बी है, या मैं बोलूं कि ऐसे बोल सकते हो कि दोनों पार्टिकल ए स्टेट में ही है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो बोथ पार्टिकल्स आर, इसी बात को ऐसे बोल सकते हो बोथ पार्टिकल्स आर इन स्टेट ए। मैं बी भी ले सकता था यहाँ पे, इस टाइप का सिचुएशन भी ले सकता था कि बी स्टेट में हो दोनों पार्टिकल, बट मैं इसको चूज किया, इसको नहीं किया अभी। ठीक है, अगर ऐसा है तो साइज सिस्टम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आपका 1/√2 भाई। जो वन पार्टिकल है, सॉरी जो वन पार्टिकल है वो भी स्टेट ए में है, और जो टू पार्टिकल है वो भी स्टेट ए में, माइनस ये चीज़ हो जाएगी फिर psi A2 psi A1, दोनों पार्टिकल स्टेट ए में है तो ऐसे लिखोगे आप। और ये चीज़ क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट, मतलब जो ये साथ साथ हुए थे ना इस इवेंट के, ऑफ दिस इवेंट
इज जीरो। कैसे भाई? देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, रो साई स्टार साई होता है, और साई जीरो है तो रो भी क्या हो गया, जीरो। साई जीरो है तो रो भी जीरो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है, यानी कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट जीरो है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज जीरो, means probability of happening this event, this kind of event is zero, means probability of happening of this kind of event is zero। इसका मतलब जीरो होता है किसी चीज के, किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसका मतलब वो इवेंट हो ही नहीं रहा, मीन्स दैट इवेंट इज नॉट अकरिंग, हो ही नहीं रहा वो। इट मीन्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स, टू फर्मी पार्टिकल्स लिख देता हूं मैं, टू फर्मी पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। And this is what? And it's Pauli exclusion principle। तो इसका मतलब क्या हुआ? Hence Pauli exclusion principle is a consequence of indistinguishability of particles, indistinguishability of particles। आया भाई समझ में कैसे इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या ड्रामे को लीड कर दिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्लैटर डिटर्मिनेंट पे। तो अभी बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो एटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से डिटरमाइन होगा, मतलब एक डोमिनेंट पार्ट अदा करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा ये जो कंसेप्ट है ये यूज होगा वहाँ पर। चलो एक चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक है स्लैटर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखो क्या है, एक बार सुन लो फिर देख लो। अभी क्या है कि आप जब दो पार्टिकल के लिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखते हो, जो टू पार्टिकल सिस्टम है उसके लिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखते हो, तो आप आसानी से लिख पाते हो। जो 1/√2 करके दोनों किया ना, वो आसानी से लिख पाते हो। बट अगर सिस्टम में n पार्टिकल हो तो जो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखते हो वो फिर कैसे लिखोगे? तो उस चीज़ का सॉल्यूशन है स्लैटर डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो क्या करते हैं, स्लैटर डिटर्मिनेंट is the quick way to write antisymmetric form of wave function of total wave function form of total wave function for many particle system। सिस्टम फार्मियोनिक सिस्टम, फार्मियोनिक सिस्टम वे है। कैसे देखो कैसे लिखते हैं, फॉर टू पार्टिकल्स कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं साई 1 2 सिस्टम का इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल लिख लो, चाहिए यहाँ पे √2 लिख लो, √2 फैक्टोरियल लिख लो, है ना। और दो स्टेट होंगे, अगर दो पार्टिकल है तो दो क्वांटम स्टेट होंगे उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ए और बी में अगर लेके चलूँ तो पहले तो ए में दोनों पार्टिकल कर दो, फिर बी में दोनों पार्टिकल कर दो। ये जो डिटर्मिनेंट बना ये आपको उसी को लीड करेगा जो आपने पहले लिख रहे थे कई देर से। देख लो, इसको सोल्व करके देखो।
भाई 1/√2 हो जाएगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस साई A1 साई B2 माइनस दिस इंटू दिस साई A2 साई B1। ये पहले वाली चीज़ तो है, ठीक है। तो दिस इज द वे, स्लेटर डिटरमिनेंट इज द वे टू राइट डाउन द एंटीसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन फॉर ए फर्मियोनिक सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, ठीक है। 3 पार्टिकल के लिए कैसे लिखोगे और फिर n पार्टिकल के लिए कैसे लिखोगे, फिर क्लियर हो जाएगा स्लेटर डिटरमिनेंट क्या है। फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम टोटल वेव फंक्शन देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे साई 1 2 3 हो जाएगा, सिस्टम टोटल है जो था 1/√3 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट, और यहाँ पर 3 पार्टिकल है तो 3 स्टेट होंगी, ABC ले लो तो A स्टेट में तीनों पार्टिकल डाल दो पहले तो, फिर B स्टेट में डाल दो, फिर C स्टेट में डाल दो। ये इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो आपका एंटीसिमेट्रिक फॉर्म आएगा, जो वेव फंक्शन होता है 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए वो आएगा फॉर n पार्टिकल। ऐसे 4K 5K किसी के लिए भी लिख सकते हो। फॉर n पार्टिकल सिस्टम एक जनरल फॉर्म लिख दूं मैं, देखो क्या होगा, साई 1 2 3 अप टू n सिस्टम लिखा जाएगा 1/√n फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल था या 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर n फैक्टोरियल, n स्टेट ही होंगी तो पहले स्टेट A में सारे पार्टिकल और फिर स्टेट B में सारे पार्टिकल, फिर स्टेट C में सारे पार्टिकल, ऐसे ही आप पूरा लिख दो, n स्टेट्स होंगी वहाँ पे। दिस इज स्लेटर डिटरमिनेंट और दिस वाज योर लेक्चर फॉर टुडे, सही है। और एंड आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता बट आगे की अंडरस्टैंडिंग तो भाई यहाँ से सेट होती है ना, तो इसलिए आपको ये ज़रूरी था, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सी यू।